दोस्तों नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। बताइए कैसे हैं आप लोग? आप लोग खुश हैं? आपको मेरी साउंड आ रही है? देखिए, कल मैंने आपको नंबर सिस्टम की सेकंड शीट शुरू की थी और मैंने कल आपको केवल एक ही बात बताई थी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस बात में तो किसी को कोई संदेह नहीं है। सबसे बेसिक और सबसे इजी बात यही थी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते मेरे दोस्त, आगे की कहानी शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सारी चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा कि एग्जाम्पल ही जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। रिमाइंडर, आप कोई भी डिवीजन करिए, जो उसमें जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी डिवीजर से बड़ी नहीं हो सकती। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा ही आएगा। जैसे मेरे दोस्तों, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप 60 को भाग करिए 7 से, तो भाग करने का प्रोसेस क्या है? 60 नहीं, 70 को भाग करते हैं हम लोग 13 से। तो भाग करने का प्रोसेस क्या है? तो भाग करने का प्रोसेस ये है मेरे प्यारे भाई कि आप कहेंगे तो 13 पंजे 65, 65 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो रिमाइंडर 5 आया है, तो रिमाइंडर डिवाइजर से तो छोटा ही है ना 13 से। आप 71 को भाग करिए 13 से, तो आप कहेंगे सर 13 पंजे 65, रिमाइंडर आएगा 6। 6 अभी भी डिवाइजर 13 से छोटा है। शेषफल जो भी बचेगा वो हमेशा ही डिवीजर यानी कि भाजक से छोटा होगा। एक सेकंड यार, अरे यार आपको साउंड आ रही है मेरी? यस, बोलते रहा करो यार साथ साथ। हाँ समझ गया मैं, ठीक है ना दोस्त। आप किसी भी संख्या को भाई, आप 75 को भाग करते हैं 19 से, तो कितनी बार जाएगा? 19 या 57, 57 बार जाएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 18। आप दुनिया का कोई भी डिवीजन करके देखिए, जो रिमाइंडर होगा, जो आपका शेषफल बच रहा है वो हमेशा ही डिवीजर से छोटा है। देखिए ना, आप 19 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 18 आया है। रिमाइंडर 18 तो आ सकता है, लेकिन डिवाइजर 19 है। 19 से बड़ा कभी भी नहीं आ सकता, 19 के बराबर भी नहीं आ सकता। कोई प्रॉब्लम इस कंसेप्ट में? किसी भी एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? आप दुनिया का कोई भी डिवीजन करिए तो जो हमेशा रिमाइंडर है उसकी वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। यस, क्लियर है ना? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने लिख भी दे रहा हूं। इफ ए नंबर n, if a number n is divided by divisor d, अगर आप किसी संख्या n को डिवाइजर d से डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों, तो जो रिमाइंडर दोस्तों 0 भी आ सकता है। 0 कब आएगा? जब पूरा डिवाइड हो जाए। रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। क्लियर है दोस्त? लेकिन रिमाइंडर कभी भी डिवीजर के बराबर या उससे बड़ा नहीं आ सकता, यानी कि रिमाइंडर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो d-1 होगी। कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकती, उससे बड़ी नहीं हो सकती। क्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? हाँ, यानी कि डिवाइजर का जो मान है वो हमेशा ही रिमाइंडर से बड़ा होता है। ठीक है?
आप किसी भी संख्या n को अगर डिवाइजर d से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। d के बराबर, डिवाइजर से बराबर नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा d-1 मैक्सिमम हो सकता है। क्लियर? मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया होगा, कोई समस्या आई होगी। देखिए आगे चलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, जब सवाल समझेंगे तो बातचीत भी करेंगे। ध्यान सुनेगा। अब 3 केस बनते हैं, मैं आपको 3 केस समझा रहा हूं दोस्तों। अगर आप किसी संख्या को, जैसे अगर आप किसी संख्या को उसी के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों? 0 आता है। जैसे एक संख्या 209 है, 209 का ही एक फैक्टर 19 होता है। ये मुझे पता है पहले से कि 209 का ही एक गुणनखंड 19 होता है। अगर आप किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है दोस्तों, रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। तो आप बोलेंगे जी सर कोई भी परेशानी नहीं है। कृपया करके कल का लेक्चर पढ़ के आए। जो बच्चा कल का लेक्चर नहीं पढ़ के आया वो आज का भी ना पढ़े, क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक, अगर आप किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो भाग करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए अगर आप किसी संख्या को उससे छोटी संख्या से डिवाइड करते, जैसे मैं इसको 25 से भाग करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? नहीं 70 नहीं, 73 लेते हैं। मैं इसको भाग करता हूं जी 23 से। अगर आप किसी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। अगर आप किसी भी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आएगा और डिवीजर से छोटा आएगा। 23 से भाग करेंगे, 23 तिया 69, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर आएगा 4, रिमाइंडर 4 आएगा। तो 4 पॉजिटिव आएगा, क्लियर है दोस्तों, और डिवाइजर से छोटा आएगा। लेकिन अगर आप किसी संख्या को, जैसे 11 है, किसी संख्या को उससे बड़े नंबर से भाग करते हैं तो आप बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? अगर आप किसी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 23 को छोड़ो विलास, आगे बढ़ जाइए। अगर आप किसी संख्या को, जो 11 एक छोटी संख्या है, छोटी संख्या को अगर हम लोग उससे बड़ी संख्या से भाग करने लगे तो आप बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? बेटा रिमाइंडर हमेशा जो है पॉजिटिव होता है और इंटीजर में होता है, डेसिमल में नहीं होता। अगर आप किसी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा वही छोटी संख्या आ जाएगी 11, रिमाइंडर 11 ही आएगा, निगेटिव नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, कैसी बातें करते हो यार, तुम्हें भाग करना भी नहीं आता, क्या पढ़े हो तुम बचपन में? अपन लोग 11 को भाग करेंगे 18 से तो 0 बार जाएगा, 18 से 0 बार जाएगा, 0 बार 0, ये 0, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 11, तो 11 ही रिमाइंडर होगा। अगर आप किसी भी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर हमेशा वही छोटी संख्या होगी जिसको भाग किया जा रहा है। बेटा आप 11 को भाग कर रहे हो 18 से, तो 11 का मतलब 0 बार जाएगा, 0 गुणा 18 प्लस 11 ऐसे लिखोगे। क्लियर है मेरे दोस्त? यानी कि ये आपका कोशेंट है जो आपका बच गया 11, यही रिमाइंडर है। आज तक आपको भाग करना भी नहीं आता, कैसे बालक हो तुम? कम से कम ये तो मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि आप दूसरी क्लास की बात भी नहीं जानते हैं। हैं भाई? कोशेंट अलग चीज होती है, रिमाइंडर अलग चीज होती है। अगर आप किसी संख्या को उससे बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा वही नंबर आ जाएगा, छोटी संख्या। कोई दिक्कत?
तो आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने आपको तीनों केस समझा दिए। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्त। भाई मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 35 को जब आप भाग करते हो 15 से तो क्या रिमाइंडर आता है? जब आप लोग 35 को भाग करते हैं 15 से तो क्या रिमाइंडर आता है? जवाब दीजिए। आदित्य हम पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम जो सवाल करेंगे सारे इंटीजर नंबर्स पे होंगे, पूर्णांक पे। 35 को जब आप भाग करते हैं, अच्छा 15 की बजाय सॉरी 25 कर लीजिए। एक सेकंड रुकिए जरा। 80 को भाग करिए जी दोस्तों 25 से, 80 को भाग करिए 25 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 80 को 25 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? तो हर कोई बच्चा जानता है कि सर 25 या 75 जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा सर जी 5, रिमाइंडर आ जाएगा 5 बचेगा। लेकिन कोई बच्चा बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट बनेगा, वो क्या करेगा? सर मैं तो काटूंगा ऊपर से, मैं तो ऊपर नीचे से काटूंगा। सर 5 से कट रहा है 16 है भाई, और ये 5 से ऊपर नीचे हमने 5 से सिंप्लीफाई कर लिया, ऊपर नीचे हमने क्या किया 5 से काट दिया। 80/25 को 16/5 लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि उसको भाग करने में तकलीफ हो रहा है। भाई 16 को 5 से भाग करेंगे तो 5 × 15 रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये तो गलत हो गया, गलत आ गया। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आपने शुरुआत में जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया है, आपने शुरुआत में जिस नंबर से सिंप्लीफाई किया है, वापस उस नंबर से गुणा करनी होगी, यानी कि 5 से वापस गुणा करनी होगी। जो करेक्ट रिमाइंडर है दोस्तों वो 5 होगा। आप इस तरीके से संख्याओं को काट नहीं सकते हैं। हाँ विवेक मैसेज पढ़ रहा हूं भाई मेरे, क्लियर है? अगर आप 80 को 25 से भाग करते तो पूरा भाग जाता है। 25 या 75 आप ऐसे काट नहीं सकते, तो भाग करने पर जो एक्चुअल रिमाइंडर बचता है वो 5 बचता है। तो आप ओवर स्मार्ट न बने, कुछ बच्चे 5 से काट लेंगे, 16 से ये 5, तो 5 या 15 रिमाइंडर आ जाएगा 1। एक सही आंसर नहीं है। आपने जिस नंबर से शुरुआत में सिंप्लीफाई किया है वापस उसी नंबर से गुणा करनी होगी, तो करेक्ट रिमाइंडर कितना आएगा 5। क्लियर है? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या है? आप कहोगे सर नो समस्या। 441 को भाग करना है 189 से, बताइए भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 441 को आपको 189 से भाग करना है, तो भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? हम इसको शॉर्ट कंसेप्ट की तरह भी यूज करेंगे। एक तो ये तरीका है कि आप इसको पूरा भाग कर लो। दूसरा तरीका है कि एक बच्चा ओवर स्मार्ट बनेगा, वो 21 से काट लेगा। हम ऊपर नीचे 21 से काट लेते हैं, 21 से और ये 9 से। हमने ऊपर नीचे 21 से डिवाइड कर लिया, चाहे तो और आगे भी कट सकता है पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहीं तक काटा 21 से। हमने ऊपर नीचे 21 से काट लिया, ये 21/9 हो गया। भाई 9 से 21 को भाग देंगे तो 9 दूनी 18, रिमाइंडर आ जाएगा 3। रिमाइंडर आ जाएगा 3। क्या 3 सही उत्तर है? नहीं, 3 सही उत्तर नहीं है। आपने शुरुआत में जिस नंबर से भाग कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, वापस उससे गुणा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो करेक्ट रिमाइंडर है प्यारे भाई वो कितना होगा? 63 होगा। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट बनता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो 3 बातें मैंने आपको समझाई कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवीजर से छोटा आएगा, कभी भी डिवीजर के बराबर नहीं आ सकता। ठीक, और ये 2 बातें और थी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। भाई मैं आपसे कहता हूं कि 170 को 18 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मुझे जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। मेरा सवाल आपसे यह है कि 170 को अगर आप 18 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिकॉर्डिंग नहीं है बेटा, रिकॉर्डिंग नहीं है, चुपचाप पढ़ो दिमाग को शांत करके। यूनिट जिट सचिन इसी में पढ़ाऊंगा। बच्चा जानता है कि 18 से भाग करेंगे तो 18 × 162, रिमाइंडर 8 आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की इसमें। 8 रिमाइंडर आ रहा है, डिवीजर से छोटा आएगा। लेकिन अगर सवाल इस तरीके से हो मेरे दोस्त
कि 150 प्लस 20, ये भी तो 170 हो गया ना। इसको 18 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा, इसको 18 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। अगर ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आ जाता है कि 150 प्लस 20 को 18 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा, तो बेटा यहां तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। ऐसा करने की जरूरत नहीं कि पहले आप इनको जोड़ो, 150 और 120 को जोड़ो 170 आया, 170 को 18 से भाग दो तब रिमाइंडर निकालो। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अलग अलग भाग कर सकते हैं, आप अलग अलग भाग कर लीजिए संख्याओं को, 18 से भाग ही ना देना है, अलग अलग भाग कर लीजिए। आप बोलोगे जी सर भाई 150 को करिए 18 से भाग, 18 जो है 8 144 कितना बच जाएगा 6। जब हम 150 को भाग करते 18 से रिमाइंडर 6 बचेगा। 20 को 18 से भाग करेंगे, जतिन पढ़ ले चुपचाप कमीने, 18 कम 18 रिमाइंडर 2 बचेगा। 20 को 18 से भाग करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा। जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में करेंगे, जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन दोस्तों रिमाइंडर में करेंगे। अगर यहां बीच में प्लस है भाई आपको अलग अलग भाग करना है, अगर बीच में प्लस है तो आपको भी प्लस ही करना है, यानी कि जो रिमाइंडर है 6 और 2 8 ही आएगा। क्लियर? क्या दोस्तों इसमें कोई परेशानी है, एनी समस्या? बोलिए। सवाल है 210 माइनस 40 को 18 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्रिएट करता हूं, बाद में इन्हीं से बड़े बड़े सवाल निकल के आएंगे। भाई 210 माइनस 40 170 ही होता है ना, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि पहले घटाओ फिर घटा के तब भाग करो, नहीं, आप अलग अलग भाग कर लीजिए। 210 को अलग भाग कर लीजिए 18 से, 40 को अलग भाग करिए 18 से। देखिए 210 को भाग करेंगे 18 से तो 18 एकम 18 3 0 कितना बच जाएगा 12, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा 12। 210 को जब हम भाग करेंगे 18 से कितना शेषफल बचेगा 12। आप बोलोगे जी सर। 40 को जब भाग करेंगे 18 से तो 18 दूनी 36 कितना रिमाइंडर आएगा 4 रिमाइंडर आएगा। बीच में अगर माइनस है, जो एक्शन नंबर में हो रहा है माइनस हो रहा है, सेम वही एक्शन आपको करना है रिमाइंडर में भी। 12 माइनस 4 8। देखिए दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग कर लीजिए। जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में लगाइए, उत्तर सेम ही आएगा। हां जी, अब है कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नजर नहीं आ रही है? ठीक, एनी दिक्कत? आप बोलोगे जी सर यहां तक कोई समस्या नहीं है। अगर मैं आपके सामने ये कहूं कि 190 एक सेकंड, 120 प्लस 50, बताइए क्या रिमाइंडर आएगा? 120 प्लस 50 को 18 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? धीरे धीरे सारी बातों पे आऊंगा, ये छोटी छोटी बातें ही आपकी जो है बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगी। 120 प्लस 50 भी 170 ही होता है, इसको 18 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? मेरे दो थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। रिमाइंडर का मतलब होता है डिवाइड करने के बाद क्या बच गया। अलग अलग भाग करो, 120 को 18 से भाग करेंगे, 18 छिक्का 108, रिमाइंडर कितना बचेगा 12। 50 को भाग करेंगे 18 से तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, रिमाइंडर कितना बच गया 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 14। तो आप कहोगे सर 12 प्लस 14 रिमाइंडर आ गया 26, 12 प्लस 14 रिमाइंडर कितना आ गया 26। एक बात बताओ मेरे दोस्त, क्या कभी भी 18 से भाग करके 26 आ सकता है रिमाइंडर? मेरे प्यारे भाई, क्या कभी भी 18 से भाग करके 26 आ सकता है रिमाइंडर? है भाई, मैंने अभी समझा कि रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं अभिषेक,
क्या कभी भी 18 से भाग करके 26 आ सकता है रिमाइंडर? नहीं, रिमाइंडर तो हमेशा डिवीजर से छोटा होना चाहिए। तो अगर कभी भी रिमाइंडर इस प्रोसेस में डिवीजर से बड़ा आ गया, 26 आ गया, तो इस 26 को वापस 18 से भाग कर लो। तब तक भाग करते जाना है जब तक रिमाइंडर डिवीजर से छोटा ना आ जाए। इस 26 को वापस 18 से भाग करेंगे तो 18 एकम 18, रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। आंसर 8 ही है। बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या? बेटा सचिन पावर वाली भी बात आएगी, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है? फिर से डिवाइड करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे भाई, ये आप समझ चुके हैं कि ऐसे सवालों में मैथमेटिकल ऑपरेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। आप बताइए 120 से जस्ट छोटा, 120 से जस्ट छोटा मेरे दोस्त क्या मल्टीपल 18 का? 108। 120 को ऐसे लिख सकता हूं 108 प्लस 12। 50 से जस्ट छोटा 18 का मल्टीपल क्या होता है? 36। मैं ऐसे लिख सकता हूं 36 प्लस 14। मेरे दोस्तों मैं इसको 18 से भाग करना चाहता हूं। अभी मैंने पढ़ा है कि आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, सबको जोड़ के अलग भाग करो। भाई 108 तो 18 से कट ही जाएगा, 18 छिक्का 36 भी कट जाएगा, तो ऊपर 12 प्लस 14 है, ये 12 प्लस 14 दोस्तों ये बचेगा ना 26। ये 12 प्लस 14 है, ये 26 बच रहा है, तो ये 26 वापस 18 से भाग होगा। क्लियर है? और तो 18 कम 18 फाइनल रिमाइंडर 8 ही आएगा। समझ में आया? क्या इसमें कोई परेशानी है? इसमें कोई समस्या नहीं। ध्यान से समझिएगा। आप एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे भाई, नेक्स्ट चीज समझिए। अगर मैं 200 माइनस 30 को 18 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? अगर मैं 200 माइनस 30 को 18 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 200 माइनस 30 को 18 से भाग करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं कि पहले घटाओ फिर 18 से भाग करो, नहीं, अलग अलग भाग करिए। 200 को 18 से भाग करेंगे तो 18 कम 18 2 0, 18 कम 18, यहां से रिमाइंडर 2 बचेगा। भाई 30 को 18 से भाग करेंगे तो 18 कम 18, रिमाइंडर कितना बचेगा? 12। ये कितना बचेगा? 12। और 2 में से 12 घटाइए तो रिमाइंडर आ गया जी माइनस का 10। रिमाइंडर माइनस का 10 आ गया। क्या रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? दोस्तों क्या रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर 0 होता है, और हमेशा इंटीजर में होता है और ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होता है। अगर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव आ जाए, रिमाइंडर -10 आ गया, ये सही है, गलत आंसर नहीं है। अगर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव आ जाए तो आप जिस डिवीजर से भाग कर रहे हो, आप किससे भाग कर रहे हो? 18 से, तो उसमें 18 जोड़ के आप लोग उसको पॉजिटिव सही आंसर पे पहुंच जाएंगे, यानी कि 8। तो आंसर 8 ही आना है। आंसर जो है मेरे दोस्त वो 8 ही आना है। क्या इसमें एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया? यहां तक किसी को कोई समस्या है? तो आप बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चलूं? चलिए आगे चलता हूं। पहले ये सवाल बताइए, सवाल नंबर 5। 4 सवाल हमने कर दिए थे, अब 5वें सवाल पे आ चुके हैं। उसके बाद मैं आगे के भी कंसेप्ट बताऊंगा। When n is divided by 17, the quotient equal to 182. The difference between the quotient and remainder is 175. What is the value of n? ये सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है कि जब हम किसी संख्या n को 17 से डिवाइड करते हैं
तो डिवाइड करने पर जो भागफल आता है वो 182 आता है। सवाल में दे रखा है कि भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। भागफल ये कोशेंट है, कोशेंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। तो आप बताओ, या तो ये भैया 182 से 175 ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होना चाहिए। तो भैया कोशेंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। तो अगर ये 182 है तो रिमाइंडर कितना होगा? 182 में से 175 घटाइए 7, रिमाइंडर कितना आएगा? 7। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? तो आप कहोगे जी सर रिमाइंडर 7 हो। संख्या पूछी है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट से बनाएंगे। तो आप कहोगे सर 7 दूनी 14, 14 में 7 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। 1 एक ही ऑप्शन में आता है, सी। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है भाई। n बराबर क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 17 गुणा 182 प्लस 7। यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पे डिपेंड करती है। आप देखोगे ना 7 दूनी 14, यहां से यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 में 7 ऐड करोगे तो इकाई अंक पे 1 आना चाहिए, 11। 11 का मतलब 1, और 1 एक ही ऑप्शन में है, ये ठीक है। सबके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। ठीक, 4 क्वेश्चन तो करा दिए थे यार लास्ट क्लास में। जतिन देखो, आप चेक करो सही से। ये बताइए सवाल नंबर 6, सुमित, ऐसे 4 सवाल मैंने कल की क्लास में और करवाए थे, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इन ए डिवीजन सम, भाग के एक सवाल में डिवीजर इज 4 टाइम्स द कोशेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। इफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली द डिवीजर एंड डिविडेंड, देन। देखिए बहुत आसान सी बात है, सवाल में कुछ भी नहीं है कि आप एक भाग का सवाल कर रहे हो। भाग के सवाल में ए डिवीजर है और बी डिविडेंड है, ये बोला गया है। ए डिवीजर है, बी डिविडेंड है। सवाल में बोला गया कि डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है। ये जो डिवीजर है ए, ये कोशेंट का 4 गुना है। तो कोशेंट क्या रहा होगा? कोशेंट रहा होगा डिवीजर का बटे 4, ए बटे 4 है भाई। और जो डिवीजर है वो रिमाइंडर का दुगुना है। डिवीजर जो है वो रिमाइंडर का दुगुना है। अगर डिवीजर ए रिमाइंडर का दुगुना है तो रिमाइंडर क्या होगा? डिवीजर का आधा रहा होगा। आधा रहा होगा डिवीजर का, ए बटे 2। समझ में आया? क्या इसमें कोई समस्या है? भाई डिवीजर जो है कोशेंट का 4 गुना है, यानी कि कोशेंट जो है डिवीजर का 1/4 रहा होगा बटे 4। डिवीजर रिमाइंडर का दुगुना है, तो रिमाइंडर डिवीजर का 1/2 आधा रहा होगा। कोई प्रॉब्लम? तो सवाल में आपसे क्या पूछा है कि रिलेशन बताओ कौन सा सही है। तो यहां से बी कितना आ जाएगा? बी बराबर ए गुणा ए बटे 4, यानी कि ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ए अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2, ये आ जाएगा ना? बोलिए। ठीक, तो यहां से आप लोग 4 जो है एलसीएम लेंगे तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि ये जो है सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन आ चुका है। डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। कैसे भाई? यहां से मैंने एलसीएम लिया तो ये हो गया, तो b बराबर कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस 2a। तो ऊपर से a कॉमन आएगा, a प्लस 2 हो जाएगा, a कॉमन आ जाएगा। नीचे बटे में 4 है, नीचे बटे में 4 है। आप बोलोगे जी सर, तो हम 4 को इधर ला सकते हैं, b को इधर ला सकते हैं, 4 बटे ये b हो जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है।
राजीव ए की ए बटे 4 में गुणा करोगे, दिस गुणा दिस करोगे, ए की ए बटे 4 में गुणा करोगे तो ए स्क्वायर बटे 4 ही तो होगा। राजीव कैसी बातें करते हो, ए की ए बटे 4 में गुणा होगी तो ए स्क्वायर बटे 4 होगा, रिमाइंडर जोड़ेंगे तो प्लस ए बाई 2 होगा। कोई प्रॉब्लम? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको इस सवाल में कोई डाउट है? ये एक 8 साल पुराना पूछा हुआ सवाल है भाई, 8 साल पुराना, 2012 मेंस के पेपर का। आपको ये सवाल कठिन नहीं लगने चाहिए। नो डाउट, ठीक है, रिपीट करके देखेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने है 7 नंबर। बताइए फटाफट इस सवाल का आंसर क्या है। इजी है, बहुत इजी है। 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 2000। 2 पॉजिटिव नंबर में 2001 का अंतर है। जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट 9 आता है और रिमाइंडर 41 आता है। तो बड़े नंबर के डिजिट्स का सम बताइए कि बड़े नंबर के डिजिट्स का सम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा 2 अलग अलग चीजें हैं, दिमाग लगाना है, आसानी से हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बस कैलकुलेशन है। 2 पॉजिटिव नंबर है, उनके में 2001 का डिफरेंस है 2 पॉजिटिव नंबर में। तो मैंने मान लिया दोस्त कि एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। ए बड़ा है, बी छोटा है, तो बड़े में से छोटे को ही तो घटाओगे, तो घटाने के बाद 2001 आता है। यही है ना, पॉजिटिव नंबर हैं 2 ए और बी, उनका डिफरेंस 2001 है। ए बड़ा है, बी छोटा है। सवाल में दे रखा है कि जब हम बड़ी संख्या ए को छोटी संख्या से भाग करते हैं, यानी कि बी से भाग करते हैं, तो भाग करने पर जो भागफल है, जो कोशेंट है वो 9 है और जो शेषफल है वो 41 है, जो रिमाइंडर है वो 41 है। तो आप बोलोगे जी सर यही है। तो क्या आप यहां से ए का मान नहीं निकाल सकते? क्या आप यहां से ए का मान नहीं निकाल सकते? क्या निकलेगा? दिस गुणा दिस और प्लस 41, यानी कि 9b प्लस 41। ए बराबर 9b प्लस 41। तो आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो आपके सामने 2 वेरिएबल हैं, 2 ही इक्वेशन है। सवाल में पूछा क्या? सवाल में पूछा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ लार्ज नंबर। बड़े नंबर के डिजिट्स का सम बताइए। तो वो तो तभी बता पाओगे जब आपको बड़ा नंबर पता चले। तो आपकी जिंदगी का टारगेट सबसे पहले बड़ा नंबर निकालना है कि बड़ा नंबर है क्या। ठीक, तो मेरे दोस्तों ए की वैल्यू जो है वो 9b बटे 41 है, वो यहां पर रख देते हैं। भाई मेरे ए की वैल्यू 9b बटे 41 है ना, वो मैं यहां पे रख देता हूं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में क्या मैं ए की जगह 9b प्लस 41 नहीं रख सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल रखो, आपका ही राज है, जो कर लीजिए। और माइनस का b बराबर 2001। तो 9b में से b घटाओगे 8b और 41 जब उधर जाएगा तो 1960। तो b का मान आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 245। तो b 245 आ गया। अगर आपसे छोटा नंबर पूछा जाएगा 245 आएगा। रिकॉर्डेड क्लास विवेक अवेलेबल है, मिली है आपके पास, ध्यान से चेक करिए एप्लीकेशन पे। तो छोटा नंबर 245 आ गया, लेकिन आपसे तो बड़ा नंबर पूछा गया। तो बड़ा नंबर क्या है भाई? यहां से a बराबर बड़ा नंबर क्या है? ये b की वैल्यू 245 आ गई। 245 जब उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। 2001 में 245 जब उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो आप बोलोगे हां जी सर जोड़ेगा तो सही, यानी कि 2 2 4 6 2246। अगर आपसे नंबर पूछा होता, यही है ना, तो आपका आंसर हो जाता 2246। क्लियर? क्या इसमें कोई भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? ठीक है,
चलिए, लेकिन एग्जामिनर एक लेवल और आगे चला गया, आपसे डिजिट्स का सम पूछा है, तो डिजिट्स का सम कितना है? 6, 4, 10, 2, 12, 2, 14। बड़े नंबर के डिजिट्स के सभी को जोड़ा तो 14 इस सवाल का आंसर आया है, जो कि डी ऑप्शन है। बताइए, आसान सी बात थी। कमेंट आ रहा है पुनीत, सीट के क्वेश्चन काफी हैं। देखिए, सीट में मैं आपको बहुत ज्यादा सवाल कराऊंगा, पर आप केवल सीट के भरोसे ना बैठें, आप प्रीवियस ईयर के सवाल भी करते रहें साथ साथ में। कल बता दिया इंदिरा, सवाल में ये दे रखा है कि दो पॉजिटिव नंबर है, उनका डिफरेंस 2001 है। तो मैंने दो नंबर ए और बी मान लिया अपनी मर्जी से कि ए और बी हैं। तो ए में से बी को घटाओगे 2001 दे रखा, मतलब मैंने ए बड़ा नंबर मान लिया, बी छोटा नंबर मान लिया, तो डिफरेंस 2001 है। सवाल में दे रखा है कि जब हम बड़े नंबर ए को छोटे नंबर से भाग करते हैं तो भाग करने पर सब कुछ सवाल में दे रखा, आप सवाल को ढंग से पढ़िए। भागफल 9 आता है और शेषफल 41 आता है। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से ए का मान जो आएगा वो 9b + 41 हो जाएगा। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई। तो ये ए की वैल्यू जो है 9b + 41, ये उठा के मैंने यहां पे रख दी इसकी जगह, इस ए की जगह मैंने 9b + 41 रख दिया। तो 9b + 41 - b = 2001। 9b में से b घटाओगे तो 8b हो जाएगा। ये 41 जब उधर जाएगा तो घट के 1960 रह जाएगा। b 245 आ गया, छोटा नंबर 245 आ गया। आपको तो बड़ा नंबर पूछा है, तो यहां बी की वैल्यू रख दीजिए, 245 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 2246 ही आ जाएगा। डिजिट्स का सम पूछा है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे, 5-6 महीने मेहनत करो, आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए बचपन में, मुझे पता है, ऐसे ही आ गए मुंह उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 5-6 महीने मेहनत करो तो ऐसे सवाल को आप मुश्किल से पेपर में 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड देखिए, आप सीख तो एक दिन में सकते हो, कंसेप्ट आपने सीख लिया, हर बच्चे को आता है जो लेक्चर देख लिया, लेकिन ये कैलकुलेशन की स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये महीनों का प्रोसेस है। आज अगर आपको इस सवाल को करने में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो मेरे दोस्त 5-6 महीने जब आप 3-4 हजार सवाल लगा लोगे तो आप इसी सवाल को 15 से 20 सेकंड में सॉल्व करने लगोगे। मैंने तो आपको एक एक स्टेप लिख के बताया, इतना थोड़ा ना करना है पेपर में, जल्दी करना। अब जैसे मैंने ये लाइन लिखी, ये लाइन पेपर में लिखने की आपको जरूरत नहीं है अभी, आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि यार b 245 से 245 जाके जब 2001 में जोड़ेगा तो 2246 आ जाएगा। अभी जोड़ेंगे 14। तो एक एक लाइन बचाना कीमती है, वो तभी आएगा जब आप डेली मेहनत करोगे। डेली कम से कम 50 से 60 सवाल लगाना जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल हों। ठीक है, प्रैक्टिस का जो बेहतरीन मटेरियल है, आप प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब ले लीजिए। जैसे आप ये वाली बुक मंगा लीजिए, एसएससी सीजीएल चैप्टर वाइज। इसमें पिछले 10 सालों में जितने भी सवाल आए हैं वो सारे हमने टॉपिक वाइज कर दिए। जैसे हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल है वो मैंने सब एक जगह कर दिए। तो कुल मिला के नंबर सिस्टम में 272 सवाल हैं। सबसे पहले इसको लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा, यही आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। अगर बुक नहीं ले सकते तो फ्री पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसको डाउनलोड करो और उसको सवाल करना शुरू करो। पहले टॉपिक वाइज लगाना है, जब सिलेबस खत्म हो जाए तो मिक्स लगाना है, अभी से मिक्स मत लगाइए। किरण का भी बुक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा सवाल तो सभी किताबों में सेम है। अब ये हमने बना रखे मेंस की किताबों की बुक, तो सवाल दूसरे बंदे ने भी बना रखे, सवाल तो सभी में सेम है। सॉल्यूशन किसी किताब का मत देखिए, बुक के सॉल्यूशन सबसे खराब होते हैं।
बहुत लंबा लंबा सॉल्यूशन होता है, बुक में ऐसे शॉर्ट में थोड़ा ना लिखा होगा। जैसे मैंने आपको और सवालों के सॉल्यूशन करवाए, हटा दिए मैंने, तो बुक में ऐसे नहीं लिखा होता, बुक में बहुत लेंदी तरीके से लिखा होता है। वो सॉल्यूशन कभी प्रेफर मत करना, वो आपकी जिंदगी खराब कर देगा, वो आपको बहुत स्लो बना देगा। आपको फास्ट बनने की जरूरत है। बुक से केवल सवाल देखने हैं, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखने हैं। हाँ, आप हिंट जरूर ले सकते हैं। ये अग्रवाल फगरवाल कुछ नहीं लगाना, उसको कूड़े में फेंक दो। केवल और केवल आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मार्केट में जाइए, उसके पिछले 10 सालों की प्रीवियस ईयर की किताब खरीदिए और वो किताब लगाना शुरू करिए। प्रीवियस ईयर सबसे पहले, जैसे ही सिलेबस खत्म हो सारी किताबों को साइड कर दीजिए और केवल मॉक टेस्ट लगाइए। और हां, 15-20 साल पुराने क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेटेस्ट केवल आप ओनली 5 साल पुराने सवाल लगाइए, केवल 5 साल, 2015, 2016, 2017 और 18, 19, 20, बस इन्हीं के लगाइए। आपको 2010 से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली के 50-60 सवाल लगाओगे कम से कम। कोई गोली नहीं आती कि हरी गोली है, इसको खा लो दूध के साथ, रात को स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं, जो मेहनत करेगा वो होगी। अगर ये सवाल पेपर में आता तो मैं इस सवाल को मुश्किल से 10 सेकंड में खत्म कर देता, 10 सेकंड, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है। वो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखता हूं ना, बच्चों की तरह। पेपर में थोड़ा ना करता हूं मैं ऐसे, क्योंकि मैंने लाखों सवाल लगा दिए। आप भी धीरे धीरे मेहनत करोगे तो आपकी भी स्पीड बढ़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, दोनों चीजें जरूरी है, नॉलेज भी और स्पीड भी। गणित की फील्ड में जिस बच्चे के पास केवल नॉलेज है उसकी नौकरी नहीं लगने वाली, क्योंकि नॉलेज तो लाखों बच्चों को है। जिसके पास स्पीड बहुत तेज करता है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है उसकी भी नौकरी नहीं लगने वाली। जिस बच्चे को सवाल भी आता हो और जल्दी भी करना आता हो उसी की नौकरी लगना संभव है, क्योंकि 5000 सीटों के लिए 30 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो उन 30 लाखों में से उसी का सिलेक्शन होगा। कोई 30 लाख में से कम 10 लाख बच्चों को गणित का हर सवाल आता है, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही, क्योंकि उनकी स्पीड नहीं, वो जल्दी नहीं कर पाते, पूरा पेपर ही नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको दोनों चीजों पे ध्यान देना है। नॉलेज के लिए आप कंसेप्ट पढ़ने, जो मैं बता रहा हूं ना, जो आज मैं समझाया शुरुआत में, वो क्या थे, कंसेप्ट है। लेकिन स्पीड बढ़ेगी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। और इस बैच का फायदा यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल कराता हूं। इतने सवाल कोई और टीचर नहीं कराता है। अरे समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे बहुत सिंपल सी चीज पूछूंगा, आप मजा आ जाएगा आपको इस सवाल करके। देखिए, भाई कोई संख्या n है, कोई संख्या दोस्तों n है। प्यारे भाई, किसी संख्या n को जब हम 15 से भाग करते हैं, तो 4 शेषफल बचता है। 4 शेषफल बचता है, 4 शेषफल। ध्यान सुनिएगा, जब हम किसी संख्या n को 15 से भाग करते हैं तो 4 शेषफल बचता है, 4। तो आप बताइए कि उस संख्या के 7 गुने को 15 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा। केवल बोर्ड पे मत देखा करो कि आप ऐसे कबूतरों की तरह बोर्ड को देख रहे हो। जो मेरे शब्द बोलता हूं ना, उस शब्दों को ध्यान से सुना करो। सवाल को बोर्ड पे लिखा नहीं जा सकता, एग्जाम्पल को, शब्दों को सुना करो और कान और आंख दोनों खुले रखो। किसी संख्या n को, कोई नंबर n है, जब हम उसको 15 से भाग करते हैं तो 15 से भाग करने पर 4 शेषफल आता है। तो उस नंबर के 7 गुने, अगर मैं 7n को 15 से भाग करूं तो क्या शेषफल आएगा। तेरे आएगा। देखिए ध्यान सुनिएगा,
भाई प्यार से सुनेगा मेरी बात, आपने नंबर तो बदल दिया, आप पहले n को भाग कर रहे थे, अब 7n को भाग कर रहे हैं। आपने नंबर तो बदल दिया, आपने डिवीजर सेम रखा है। आप पहले 15 से भाग कर रहे थे, आप अब भी 15 से भाग कर रहे हैं। आपने डिवीजर को सेम रखा है, आपने डिवीजर को नहीं बदला। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आप डिवीजर को नहीं बदलते हैं, अगर आप डिवीजर को नहीं बदलते हैं, तो जो एक्शन आप नंबर में कर रहे हो, जो एक्शन आप नंबर में कर रहे हो, सेम वही एक्शन रिमाइंडर में भी हो जाएगा। आपने डिवीजर को दोनों जगह सेम रखा है, तो जो एक्शन आपने नंबर में किया है, सेम वही एक्शन आपका डिवीजर में भी, रिमाइंडर में भी होगा। आपने किसी संख्या n को 15 से भाग किया, 4 रिमाइंडर आया। संख्या 7n को 15 से भाग करने पर क्या आएगा? तो आपने संख्या को 7 गुना कर दिया। अगर संख्या को 7 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 7 गुना आना चाहिए, जितना पहले आ रहा था। पहले रिमाइंडर 4 था, तो अब 4 का 7 गुना, रिमाइंडर अब 28 आना चाहिए। रिमाइंडर अब 28 आना चाहिए, लेकिन गलती हो गई। क्या कभी 15 से भाग करके 28 आ सकता है रिमाइंडर? क्या कभी भी 15 से भाग करके रिमाइंडर 28 आ सकता है? नहीं आ सकता। भाई रिमाइंडर तो डिवीजर से छोटा आता है। अगर ये 28 डिवीजर से बड़ा हो गया, तो इस 28 को वापस 15 से काट लो। 15 एकम 15, यानी कि जो करेक्ट रिमाइंडर है वो 13 आ जाएगा, 30। 13 इस सवाल का आंसर है, 13। क्लियर? ध्यान से सुनेगा, बहुत प्यार से समझा रहा हूं मैं आपको, समझ में नहीं आया होगा। पहले एग्जाम्पल लेने दो, फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। किसी नंबर n को 15 से भाग करने पर, किसी नंबर n को 15 से भाग करने पर जो है, वो जो रिमाइंडर आता है वो 13 आता है। किसी संख्या n को 15 से भाग करके 13 रिमाइंडर आता है, तो आप बताइए उस नंबर के स्क्वायर को सेम 15 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? क्या रिमाइंडर आएगा? मेरा सवाल आपसे ये है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने डिवीजर को सेम रखा है? हां जी सर, हमने सेम रखा है। तो आपने अगर संख्या का वर्ग कर दिया तो रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा। रिमाइंडर भी 13 का स्क्वायर यानी कि 169 आना चाहिए। रिमाइंडर भी 169 आना चाहिए। रिमाइंडर भी 169 आना चाहिए। लेकिन क्या कभी 15 से भाग करके 169 आ सकता है? रिमाइंडर नहीं आ सकता। इस 169 को वापस 15 से काट लीजिए। 15 एकम 15, 1 9, 15 एकम 15, रिमाइंडर बचेगा 4। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। इस सवाल का जो आंसर है दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एनी दिक्कत? एक और सवाल समझिए। मैं आपसे कहता हूं कि किसी संख्या n को 28 से भाग करके, किसी संख्या n को 28 से भाग करके जो रिमाइंडर आता है वो 10 आता है। किसी संख्या n को 28 से भाग करके, नहीं नंदन रिकॉर्डिंग काय को होएगा है? 23 जुलाई है आज, 7:51 हुए हैं। रिकॉर्डिंग काय को होगी? मैं समझाऊं ना, मैं तुमसे बतियाता रहूं खड़ा होकर यहां पे। अमित सारी चीजें बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, टेंशन मत लो। किसी संख्या n को 28 से भाग करने पर रिमाइंडर 10 आता है, तो उस संख्या n के 3 गुने में, उस संख्या n के 3 गुने में 7 अगर ऐड कर, 7 नहीं, उस संख्या n के 3 गुने में 5 ऐड करने पर जो नंबर आएगा उसको 28 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर लोगे? ध्यान से सुनिएगा। n सुमित एनी नंबर, n कैन बी एनी नंबर। किसी संख्या n को 28 से भाग करने पर 10 शेषफल बचता है, तो उस संख्या n के 3 गुने को में 5 जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त होगा उसको 28 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर लोगे? तो जो एक्शन आपने नंबर में किया है,
सेम वही एक्शन रिमाइंडर में भी हो जाएगा, सेम वही एक्शन होगा। तो आप बोलोगे जी सर क्यों? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आपने संख्या को 3 गुना किया है, यहां भी रिमाइंडर का 3 गुना हो जाएगा 30। आपने 5 जोड़ा है तो यहां भी 5 जोड़ेगा 35, तो रिमाइंडर 35 आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 35। क्या 28 से भाग करके 35 आ सकता है? रिमाइंडर नहीं आ सकता। इस 35 को वापस काट लो 28 से, 28 से कम 28, रिमाइंडर आ जाएगा 7। 7 आंसर है इस सवाल का, 7 आंसर है। यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब मैं आपसे सवाल दिए देता हूं, किसी नंबर n को, किसी संख्या को 115 से भाग करने पर, किसी संख्या को 115 से भाग करने पर जो रिमाइंडर है दोस्तों, किसी संख्या को 115 से भाग करने पर जो रिमाइंडर है वो 62 आता है। भाई किसी संख्या n को 115 से भाग करने पर शेषफल 62 आता है, तो आप बताइए सेम उसी नंबर को 23 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? सेम उसी नंबर को 23 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बेटा 3n है, n क्यूब नहीं है हेयर मिस्टर, ध्यान से सुनेगा भाई। कोई नंबर ऐसा है दुनिया में जिसको 115 से भाग करते हैं तो 62 शेषफल बचता है, तो उस नंबर को 23 से भाग करोगे तो कितना शेषफल बचेगा? बहुत लॉजिक सवाल है। अगर आप गौर से देखो तो 115 का ही एक फैक्टर होता है 23। अब मैं आपको बताता हूं कि यह सवाल मैं कर कैसे रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनेगा, मुनमुन यही बता रहा हूं, प्यार से सुनेगा मेरे दोस्त। भाई कोई नंबर n ऐसा है जब हम इसको 115 से भाग करते हैं, कोई नंबर n ऐसा है जब हम इसको 115 से भाग करते हैं तो भाग करने पर माना जो है x बार गया, माना कोशेंट x आया। भाई कुछ ना कुछ तो कोशेंट आया ही होगा, और रिमाइंडर बचा 62, रिमाइंडर बचा 62, यही है। ध्यान सुनिएगा भाई, कोई नंबर n ऐसा है जिसको अपन लोग 115 से भाग कर रहे हैं, माना कोशेंट x है, रिमाइंडर बचा जी 62। तो आप बताओ इस नंबर n की वैल्यू क्या रही होगी? इस नंबर n की वैल्यू क्या रही होगी? तो आप कहोगे सर 115 गुणा x, 115 गुणा x, 115 गुणा x प्लस 62। तो आप बोलोगे जी सर n की वैल्यू रही होगी 115 गुणा x प्लस 62। तो आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत क्या? इसमें कोई डाउट? n इस फॉर्म का कोई भी नंबर होगा, इस रूप का कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, वो नंबर हमेशा 115 से, अगर आप इसको 115 से भाग करेंगे तो हमेशा 62 शेषफल बचने वाला है। क्या इसमें कोई दिक्कत? क्या इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट है? भाई कोई नंबर n ऐसा है जब हम इसको 115 से भाग करते हैं तो माना x बार गया, रिमाइंडर बचा 62, तो उस नंबर n की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। या x की जगह 1 रख दोगे तो मिनिमम नंबर आ जाएगा जी 167, x की जगह 2 रखोगे तो 230 प्लस 62 दूसरा नंबर आ जाएगा 292। ये सब वो नंबर होंगे जो 115 से भाग होने पर हर बार 62 रिमाइंडर देते हैं। क्लियर है? चलिए अब सवाल यह पूछा कि सेम इसी नंबर को n को 23 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा, सवाल यही पूछा है। तो आप दोस्तों इसको भी 23 से भाग कर लीजिए, इसको भी 23 से भाग कर लीजिए। तो आप बोलोगे जी सर 23 से भाग कर लीजिए इसको भी। जब आप 23 से भाग करेंगे तो मैंने पहले बोला है कि आप अलग अलग भाग कर लो, उत्तर सेम आएगा। बेटा क्या आपको यह बात समझ नहीं आ रही कि 115 23 का मल्टीपल है, 23 पंजे 115 होता है। अगर आप इस संख्या को 115 के किसी भी मल्टीपल को अगर आप 23 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 23 पंजे 115, यहां से रिमाइंडर आएगा 0, यहां से रिमाइंडर 0 आएगा। जबकि 62 को भाग करेंगे 23 से तो 23 दूनी 46, रिमाइंडर कितना आएगा 16।
62 को जब 23 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 16। तो फाइनल आंसर 0 + 16 आ गया आंसर। ये इस सवाल के पीछे लॉजिक था। इस सवाल में डाटा ऐसा दिया हुआ था मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में डाटा ऐसा दिया था कि 115 का ही फैक्टर 23 है। 115 का ही दोस्तों फैक्टर दे रखा है 23, 115 का ही फैक्टर 23 है। तो आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी संख्या n को 115 से भाग करने पर 62 रिमाइंडर आ रहा है, तो उस संख्या n को 23 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो आप कुछ मत करिए भैया, उत्तर जो आने वाला है आप इसी 62 को डिवाइड कर लीजिए 23 से, डायरेक्ट इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 16। अगर 23 फैक्टर नहीं हुआ तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अगर इस सवाल में 23 की जगह 25 हुआ, 25, तो आप बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर इस सवाल में 23 की जगह यहां पे 25 हुआ तो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। आप इस सवाल का आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? किसी संख्या n को जब 115 से भाग करते तो 162 बचता है, तो संख्या n ये रही होगी, संख्या n ये रही होगी। आप बोलोगे जी सर, अगर आप इस संख्या n को 25 से भाग करने लगे तो 25 से भाग करने लगेंगे तो मेरे दोस्त x अननोन है, x अननोन नंबर है, मुझे नहीं पता x क्या है। तो इस संख्या को 25 से भाग करेंगे, जब मुझे x ही नहीं पता तो ये नंबर 25 से, मुझे पता ही नहीं है कि इस नंबर को 25 से भाग करके क्या आएगा। जब मुझे पता ही नहीं है कि 115x को 25 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा, तो मैं इस सवाल कैसे सॉल्व कर सकता हूं। ये इस टाइप के सवाल केवल तभी सॉल्व किए जा सकते हैं जब यहां जो नंबर हो, वो ये जो नंबर हो 25, ये 25 ना हो के यहां पे इस 115 का ही कोई फैक्टर हो, इस 115 का ही कोई फैक्टर हो। नहीं अमित, ये तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर निकाला है सबसे। दुनिया में ऐसे अनंत नंबर है जिनको 115 से भाग करके 62 रिमाइंडर आए, उनमें सबसे छोटा अमित 115 + 62 होगा, लेकिन वो अकेला नहीं है। x की जगह 1 डालेंगे सबसे छोटा आएगा, x की जगह 2 डालेंगे उससे बड़ा, 3 डालेंगे उससे बड़ा, हर बार रिमाइंडर बदलता रहेगा, 12 नहीं होगा। जब मुझे पता ही नहीं है कि 115x को 25 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, और ये सवाल पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्या इसमें कोई समस्या? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको किसी को भी डाउट आया है इस सवाल में? 23 की जगह 46 होता तो भी सवाल का आंसर जो है कैन नॉट बी डिटरमाइन ही होता। ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है ना बेटा? रट्टा नहीं मारना है, ठीक? तो एक सवाल अब जरा मुझे करके बताइए कि किसी नंबर n को जब हम लोग किसी नंबर n को जब हम लोग (221) से डिवाइड करते हैं, जब हम किसी नंबर n को 221 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 100 आता है, रिमाइंडर 100 आता है। तो उस सेम नंबर को मेरे प्यारे भाई 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा?
सबसे बेसिक सवाल मैंने आपको दिया। 46 तो 23 का फैक्टर है। अरे गधे पुनीत, 46 23 का फैक्टर नहीं है, 46 23 का मल्टीपल है। पुनीत ने अपनी बुद्धि बेच खाई है। जो पुनीत कह रहा है कि सर जो नंबर 23 से कटेगा वो 46 से भी कटना चाहिए, घूसा मार दूंगा। 23 से 69 कटता है, 23 या 69 का 46 से कटता है 69। अरे कबाड़ बुद्धि, फैक्टर और मल्टीपल में फर्क होता है। जो नंबर 46 से कटेगा वो 23 से कटेगा, पर जो 23 से कटेगा जरूरी नहीं कि वो 46 से भी कटे। बताइए मेरे दोस्त, अगर आप गौर से देखो तो किसी नंबर n को जब हम 221 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 100 आता है। देखिए 221 का ही एक फैक्टर लिखा हुआ 17, 221 का ही एक फैक्टर लिखा हुआ है 17। अभी 17 एकम 17, 5 एक 17 तिया 51। बोलो तो आप बोलोगे हाँ जी सर पूरा पूरा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल में 100 को ही भाग कर लीजिए 17 से, तो 17 पंजे 85, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 15। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 15 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब मैं एक सवाल चेंज करता हूं आपके सामने। मेरा सवाल आपसे यह है कि किसी संख्या n को जब हम वही एग्जांपल ले लेते हैं 115 से भाग करते हैं तो भाग करने पर जो रिमाइंडर है वो 62 है। रिमाइंडर जो है दोस्तों 62 है। तो मेरा सवाल ये है कि 4n + 7 को 46 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। बताइए। विनायक 221 का फैक्टर होना चाहिए भैया, मल्टीपल नहीं। किसी संख्या n को 115 से भाग करने पर दोस्तों रिमाइंडर 62 आता है। तो सवाल में आपसे पूछा है कि 4n + 7 को 46 से भाग करने पर क्या आंसर आएगा। सभी बच्चों का आंसर आ गया, कैन नॉट बी डिटरमाइन। देखिए ये एक तगड़ा सवाल है मेंस लेवल का। बेटा गणित जो है बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इतना सीधा तो तुम्हें दिखाई नहीं देता हूंगा कि मैं ऐसी बातें आपसे पूछूंगा बार बार। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा कि 115 को जब हम 115 की बजाय 115 का फैक्टर 46 तो नहीं है, तो सब लोगों ने उत्तर मार दिया 0। देखिए अगर इस सवाल में अगर सवाल ये ना हो के सवाल ये होता कि नंबर n को 46 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो इस सवाल का आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटरमाइन। पर मैंने सवाल चेंज कर दिया। मैंने सवाल ये कर दिया कि 4n + 7 को 46 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा। मैंने सवाल ये चेंज कर दिया। कमीना व्यक्ति हूं मैं, ध्यान से सुनेगा भाई। किसी संख्या n को जब हम लोग 115 से भाग करते हैं तो कुछ ना कुछ बार तो गया होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक मान लो एक बार गया रे, तेरी ऐसी तैसी, जरूरी थोड़ा ना एक बार जाए, 2 बार 3 बार 4 बार 100 बार सैकड़ों बार लाख बार कितनी बार जा सकता है। तो माना x बार गया है तो भाग करने पर 62 रिमाइंडर बचा। तो संख्या n की जो वैल्यू होगी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये होगी। आप संख्या n नहीं निकाल सकते, संख्या n की अनंत वैल्यू है। x का मान बदलते जाएंगे, n के मान आते जाएंगे। वो सभी मान ऐसे होंगे जो 115 से भाग होने पर 62 रिमाइंडर देंगे। ये n की वैल्यू आएगी। लेकिन सवाल में क्या आपसे क्या पूछा, ये पूछा है तो बेटा ये n का मान है। 4n क्या होगा, 4n क्या होगा, 4 से गुणा करो। 4 गुणा 115x प्लस 4 से गुणा करेंगे ना 4n, 62 चौका 240, 248, 248 से 4n हो गया। ये 4n हो गया। बोलो जवाब दीजिए मेरे दोस्त। ये 4n हो गया और +7
इसको भाग करिए 46 से, बताओ भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? दिमाग लगा दीजिए, अगर भगवान ने दिमाग दिया हो, थोड़ी बुद्धि दी हो तो लगा दीजिए। बच्चा बच्चा जानता है कि बेटा ये जो है, यहां इस सवाल में डाटा ऐसा सेट किया गया 115, 4 गुणा 115 एक्स है। 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 115 का मतलब होता है 23 पंजे 115। तो बेटा यहां 2 भी आ गया, 23 भी आ गया, यानी कि 46। बेटा ये जो नंबर है मैं 46 से अलग अलग भाग करूंगा, 46 से अलग अलग भाग करूंगा। ये जो नंबर है यहां 115 में 23 आ रहा है, 4 में 2 आ रहा है, और 46 23 गुणा 2 ही होता है। 46 से अगर मैं इसको भाग करूंगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 0 बार। एक्स का फर्क ही नहीं पड़ा। अरे कचरा बुद्धि, एक्स की एक्स का कोई औचित्य ही नहीं बचा, क्योंकि एक्स का मल्टीपल जो है वो ऑलरेडी एक्स में ऑलरेडी 46 के मल्टीपल से गुणा हो रही है। तो 46 के मल्टीपल को अगर 46 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड आ जाएगा, यानी कि कितना रिमाइंडर पूरा पूरा चला जाएगा 0 बार। आप बोलोगे जी सर एनी दिक्कत? क्या इसमें कोई समस्या है? ठीक, ये आप 46 के किसी भी मल्टीपल को 46 से भाग करेंगे पूरा पूरा डिवाइड होगा। 115 में 23 आ रहा है, 4 में 2 आ रहा है, यानी कि ये 46 का मल्टीपल है, इसको 46 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड होगा, 0 आएगा। 248 को 46 से भाग करेंगे कितना आएगा भाई? 46 240 नहीं 5 बार जाएगा ना, 220 और 230, तो यहां से रिमाइंडर आएगा 18। 248 को जब 46 से भाग करेंगे 18, और 7 को भाग करेंगे 46 से 7 आएगा। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे 7 आएगा। तो फाइनल रिमाइंडर 18 7 25 आया, और 25 इस सवाल का आंसर था। सिद्धार्थ रिमाइंडर तो कभी 46 से बड़ा आ ही नहीं सकता। 248 कहां से आया? सतीश बेटा ये n है, ये n है। 4n कहां क्या होगा? इसको 4 से गुणा करिए। 4 गुणा 115, 62 गुणा 4 248। डायरेक्ट रिमाइंडर में ऑपरेशन तभी तो कर पाएंगे जया जब आपको यह पता चले कि जो है नीचे जो 46 है वो ऊपर बन चुका है भाई। ये एक ही लाइन का सॉल्यूशन है इस सवाल का, एक लाइन का, ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। अरे कचरा बुद्धि, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है यार, कैसे बालक हो? किसी संख्या n को 115 से भाग करने पर 62 रिमाइंडर आता है, आपसे पूछा है। तो भैया यहां आप रिस्क नहीं ले सकते। 115 का फैक्टर 46 नहीं है, पर जरूरी नहीं कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन हो। भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो 115 से भाग करके 62 रिमाइंडर दे? तो आपका सवाल होगा सर n की जो वैल्यू होगी 115 x प्लस 62 होगी, तो दिमाग में करना 4 गुना करेंगे तो 4 गुणा 115 x प्लस 4 गुणा 62 है भाई, और ये प्लस 7 अपॉन 46। 46 से भाग करेंगे तो यहां ऑलरेडी 46 बन चुका है मेरे दोस्त, या 46 बन चुका है, तो ये तो मेरे दोस्त पूरा पूरा कट जाएगा। इसको जब 46 से भाग करेंगे तो 25 रिमाइंडर बच रहा है, तो 25 इस सवाल का आंसर है। जिसको अब भी ना समझ में आए बेटा, उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं सवाल को ये कर देता कि 4n प्लस 7 को 69 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, जरा जवाब दीजिएगा। अगर मैं ये कर देता तो क्या उत्तर आ गया? विकास गलत है रुपेश जो तुम कर रहे हो। रट्टा क्यों मारते हो? लॉजिक क्यों नहीं सोचते हो? लॉजिक क्या उत्तर आएगा इस सवाल का?
सर बताओ ना, अगर ओनली इंटू, अरे यार सचिन ऐसे कुछ भी नहीं होता। हर सवाल के हिसाब से लॉजिक बदलता है, हर सवाल के हिसाब से आंसर बदलता है। किसी संख्या n को 115 से भाग करके 62 रिमाइंडर आ रहा है, उस संख्या के 4 गुने को 7 से भाग कर प्लस 7 को 69 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। अगर दोस्तों, अबे सड़ी बुद्धि वालों, अगर यहां 115 का फैक्टर दिया होता, 115 का फैक्टर 23 होता है, 23 दिया होता या 5 दिया होता तो इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। अगर इस सवाल में यहां 115 की बजाय 23 दिया होता तो इतना करने की जरूरत थी नहीं। भाई सीधा सीधा क्या करते कि भैया 115 का फैक्टर 23 है, हां जी दिल खुश हो गया है भाई। तो 62 आप क्या करते, 4 गुणा 62 प्लस 7 को इसको 23 से भाग कर लेते, उत्तर आ जाता, उत्तर आ जाता। क्लियर है? कितना आ जाता उत्तर? उत्तर आ जाता 2। आंसर कितना आ जाता? 2 आ जाता। सिंपल सी बात है। लेकिन बेटे यहां हो गया 69। 69 115 का फैक्टर नहीं है, तो आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा। अगर इस सवाल में n हो दे रखा होता तो सेम नंबर को 115 से भाग करके 62 आ रहा है, तो उसी सेम नंबर को 69 से डिवाइड करोगे। जब 115 का फैक्टर 69 है नहीं तो भी आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाता, सोचने की जरूरत नहीं थी है। लेकिन यहां थोड़ा सवाल को घुमाया गया, इस नंबर को 69 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा है। तो किसी नंबर n को जब हम 115 बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे, 115 से भाग करते, माना x बार गया, रिमाइंडर गया जी 62। तो आप बताओ n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है, ये मैं आपको बार बार करके बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि तुम गधे हो हैं, और गधों को एक बार में समझ नहीं आता। इतना पेपर में करोगे तो लग गई तुम्हारी नौकरी, नौकरी के नाम पे लात पड़ेगी तुमको। 4n दे रखा है तो 4 गुना करो इसका, 4 गुना करोगे, 4 गुणा 115x, यहीं से पता लग जाएगा कि ये 69 का फैक्टर नहीं है, इसमें 69 जो है नहीं दिखाई दिया। आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, यहीं से पता लग जाएगा समझदार बालक को। पर तुम तो समझदार हो नहीं है? आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 69 से भाग करोगे तो क्या यहां 69 का मल्टीपल दिख रहा है? क्या ये नंबर 69 का मल्टीपल है? क्या ये नंबर 69 का मल्टीपल है? भाई यहां 115 का मतलब 23 गुणा 5 होता है, 4 का 4 होता है, यहां 3 नहीं है भाई। 69 का मतलब होता है 23 गुणा 3, 23 गुणा 3। यहां 23 तो है पर 3 नहीं है, तो ये नंबर 69 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। हम इस नंबर को 69 से डिवाइड नहीं कर सकते। जब 69 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इस सवाल का जो आंसर है वो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। जैसे मेरे दोस्त, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया था, मैं बार बार क्यों बोलता हूं, अगर डिवाइजर सेम रखा है तो सोचने की जरूरत नहीं है। या तो डिवाइजर सेम होना चाहिए या फिर डिवाइजर का फैक्टर बनना चाहिए। भाई जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था, किसी नंबर n को 15 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आता है, तो संख्या के 7 गुने को 15 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। आपने दोनों जगह डिवाइजर सेम रखा है, या तो डिवाइजर सेम रखो या फिर डिवाइजर को आप लोग फैक्टर बनाइए, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इजी रहेगी चीज। अभी बेसिक इसका वही है कि किसी नंबर n को जब हम 15 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है। तो मेरे दोस्त संख्या क्या रही होगी? संख्या रही होगी जी 15x प्लस 4। ये संख्या है 15x प्लस 4। तो दोस्तों जब आप इसका 7 गुना करोगे, 7 गुना करोगे तो क्या आएगा? 7 गुणा 15x, n की वैल्यू है 7n के लिए इसका 7 गुना करना है, तो 7 गुना क्या आएगा? 7 गुणा 15x प्लस 4 सत्ते 28।
तो जब आप इसको 15 से भाग करोगे तो लॉजिक यही तो सोचना है कि अलग अलग भाग करो। ये नंबर ऑलरेडी 15 का मल्टीपल है, ये नंबर ऑलरेडी 15 का मल्टीपल है। 15 का मल्टीपल होने की वजह से ये पूरा का पूरा नंबर 15 से कट जाता है। और जो आपका उत्तर आया, आपने क्या देखा कि यहां से तो 0 हो गया और इस 28 को 15 से भाग किया तो रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर आया 13। तो आपने देखा कि आपने नंबर को 7 गुना किया है तो रिमाइंडर भी 7 गुना हो गया, 4 का 7 गुना, रिमाइंडर भी 7 गुना निकल के आया है 28। ठीक है, ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो आपने डिवीजर रखा है वो दोनों जगह सेम रखा है, सेम डिवीजर रखा है आपने। क्लियर है मेरे दोस्त? अगर आप इस सवाल में 15 की बजाय 5 कर दें, अगर आप इस सवाल में 15 की बजाय 5 कर दे तो भी उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? कि 15 का ही एक फैक्टर 5 है। भाई n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 15x प्लस 4 है, तो 7n कितना आएगा? 7 गुणा 15x प्लस 28। तो आप बोलोगे जी सर आप इसको 5 से भाग करिए। तो मेरे दोस्त ये नंबर तो 5 का फैक्ट मल्टीपल है ना, 15 में ऑलरेडी 5 छुपा हुआ है, 5 के मल्टीपल को 5 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, 28 को 5 से भाग करेंगे 3 आएगा रिमाइंडर, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। तो जो एक्शन आपने नंबर में किया, जो एक्शन आपने नंबर में किया, सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होता है। ठीक है, तो ये बेसिक है इसके पीछे का, पर पेपर में आपको ऐसे नहीं करना। चेक कर लीजिए कि हां जी फैक्टर है, 7 गुना किया तो रिमाइंडर भी 7 गुना हो जाएगा 28। लेकिन 28 तो 5 से बड़ा, इसको वापस डिवाइड कर दीजिए 3। जैसे सवाल ये था कि किसी संख्या n को 15 से भाग करने पर 13 रिमाइंडर आता है, तो उस संख्या के वर्ग को 15 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो मैंने क्या बोला था कि आपने डिवीजर को दोनों जगह सेम रखा है, डिवीजर को सेम भी ना करो, चलो यहां पे 15 कर दीजिए, यहां पे 15 की जगह 5 कर दीजिए। तो आपने डिवीजर को या तो सेम रखिए या फिर डिवीजर को फैक्टर बनाइए। आप बताइए कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में भी होगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 13 का स्क्वायर, रिमाइंडर आना चाहिए 169, पर 169 तो 5 से बड़ा है। 169 को वापस 5 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों हो पाया? इसके पीछे वही बेसिक थ्योरी बार बार चलती है। मेरे दोस्त कोई नंबर n है, n को जब अपन लोग 15 से भाग करते हैं तो सपोज x बार गया, रिमाइंडर बचा 13, तो n की जो वैल्यू है वो 15x प्लस 13 होगी। n की जो वैल्यू है वो 15x प्लस 13 होगी। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से n का स्क्वायर कितना होगा? ध्यान से सुनेगा, n की वैल्यू ये, n इसका स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये n स्क्वायर की वैल्यू आएगी। आप बोलोगे हां जी सर। अब इसको 5 से डिवाइड करने लगो आप। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अलग अलग डिवाइड कर लो। यहां प्लस का साइन है, यहां प्लस का साइन है, अलग अलग डिवाइड कर लो। यहां 15 दिखाई दे रहा है, 15 5 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ये 15 है, 15 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल होने की वजह से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। ये 13 का स्क्वायर 169 है, 169 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4। तो फाइनल रिमाइंडर 4 ही तो आया। तो रिमाइंडर डिपेंड किस पे करा? रिमाइंडर डिपेंड 13 स्क्वायर पे ही तो करा। रिमाइंडर डिपेंड 13 के स्क्वायर पे ही तो करा। क्लियर है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिवाइजर के मल्टीपल हैं, तो डिवाइजर के मल्टीपल होने की वजह से कट जाते हैं, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4।
विनायक 15 का मल्टीपल नहीं फैक्टर होना चाहिए। अगर 15 का मल्टीपल देगा तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। वो तो आप खुद से भी सोच सकते हैं। देखिए मैंने बहुत दिमाग लगा के मेहनत करके समझा दिया भैया, इतनी मेहनत तो कोई नहीं करता। मैं क्या करूं फिर मैं। भाई मेरा सवाल ये है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, किसी नंबर n को 40 से डिवाइड करने पर, किसी नंबर n को जो है डिवाइजर d से भाग करने पर रिमाइंडर जो है दोस्तों, रिमाइंडर किसी नंबर n को डिवाइजर d से भाग करने पर रिमाइंडर जो है वो 8 आता है। कितना आता है? 8 आता है। किसी नंबर n को डिवाइजर d से भाग करने पर रिमाइंडर 8 आता है। उस नंबर के 7 गुने को डिवाइजर d से भाग करने पर रिमाइंडर 6 आता है। तो बताइए डिवाइजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? और डिवाइजर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं बहुत प्यार से। तो सवाल हो गया, इससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं ध्यान से मेरे प्यारे भाई। जैसे प्यार से सुनिएगा भाई, मैं आपसे कहता हूं किसी नंबर n को जब अपन लोग किससे डिवाइड करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 40। किसी नंबर n को जब हम लोग 40 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता है जी, रिमाइंडर बचता है 17। किसी नंबर n को 40 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर बचता है 17। मेरा सवाल यह है कि 8n को 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 8n 11n, 11n को 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? मेरा सवाल आपसे यह है, बताइए भाई। किसी संख्या n को जब हम लोग 40 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 17 आता है। तो उस संख्या के 11 गुने को 40 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? पहले ये सवाल बताइए भाई। किसी संख्या n को जब हम लोग 40 से भाग करते तो रिमाइंडर 17 आता है। उस संख्या के 11 गुने को जब हम 40 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 17 कितना आएगा? तो आप कहोगे सर आपने डिविजर सेम रखा है। अगर आपने नंबर को 11 गुना किया तो रिमाइंडर भी 11 गुना आना चाहिए। भाई रिमाइंडर कितना आना चाहिए दोस्त? तो आपका जवाब होगा सर रिमाइंडर आना चाहिए 17 गुणा 11, रिमाइंडर आना चाहिए 187, 187। रिमाइंडर कितना आना चाहिए दोस्तों? 187। क्या 187 करेक्ट आंसर है? नहीं, क्योंकि अपन लोग 40 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 40 से छोटा आएगा। तो आप लोग क्या करते हो भाई, अगर हमने 11 गुना किया है तो रिमाइंडर भी 11 गुना आना चाहिए 187। लेकिन 187 कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे दोस्तों खुद ही डिवाइजर 40 है। तो इस 187 को हम लोग वापस 40 से भाग करते हैं। आप बताइए 187 से जस्ट छोटा, 187 से जस्ट छोटा 40 का मल्टीपल क्या है? तो आप कहोगे सर 160 है कि नहीं, 160 है। 187 से जस्ट छोटा 40 का मल्टीपल कितना? 160 है। तो जब आप इसको 40 से भाग करते हो तो एक्चुअल में हुआ क्या? ये 160 40 का मल्टीपल होने की वजह से ये 160 40 का मल्टीपल जो एक्स्ट्रा 40 का मल्टीपल होता है, एक्स्ट्रा जो इसमें 40 का मल्टीपल आया है, ये पूरा का पूरा कट जाता है और फाइनल रिमाइंडर 27 आता है। जो फाइनल रिमाइंडर है वो 27 आया है। मतलब जो चीज कटी वो 160 थी, ये 160 क्या था? ये 160 40 का
मल्टीपल था। इस 187 में जो एक्स्ट्रा 40 का मल्टीपल है क्या है? 160। वो कट जाता है, वो कट जाता है। ये हमेशा 160 कट गया तो जो चीज बची वही आपका रिमाइंडर हुई। सेम मैं ये लॉजिक आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा कि किसी संख्या n को जब हम डिवाइजर से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 8 आता है। अगर आपने, मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने संख्या को 7 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 7 गुना आना चाहिए, यानी कि 56। रिमाइंडर 56 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 56। आपने संख्या को 7 गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 7 गुना आना चाहिए, 56। लेकिन सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि किसी नंबर को डिवाइजर डी से डिवाइड करके 8 आता है और उस नंबर के 7 गुने को डिवाइजर से डिवाइड करके 6 आता है। तो यानी कि रिमाइंडर आना चाहिए था 56, जबकि रिमाइंडर आया 6। रिमाइंडर 6 कैसे आया होगा भाई? ये जो 56 है ये डिवाइजर से बड़ी वैल्यू होगी। ये जो 56 है ये डिवाइजर से बड़ी वैल्यू होगी। इस 56 को हमने वापस डिवाइजर से डिवाइड किया होगा तब जाके 6 बचा होगा। इस 56 को हमने वापस डिवाइजर से डिवाइड किया होगा तब जाके 6 बचा होगा। क्या इस 56 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 50 प्लस 6? क्या इस 56 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 50 प्लस 6? तो आप कहोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों रिमाइंडर केवल 6 बचा है, यानी कि ये 50 डिवाइजर से पूरा पूरा कट गया। यानी कि ये जो 50 है, 50 इज ए मल्टीपल ऑफ डी। ये 50 जो है ये डिवाइजर का एक मल्टीपल है मेरे दोस्त, यानी कि डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ 50। डिवाइजर जो है वो 50 का एक फैक्टर होगा। ये डिवाइजर ऐसी संख्या रही होगी कि इसने 50 को पूरी तरीके से काट दिया और फाइनल रिमाइंडर केवल 6 बचा। तो आप कहोगे जी सर, जितने भी बच्चे लेक्चर देखें क्या उनको ये बात समझ में आ गई? जितने भी बच्चे हैं क्या उनको ये बात समझ में आ गई? हां या ना करके बताइए। सर मल्टीपल फैक्टर में क्या डिफरेंस है? सचिन एक काम कर, तू ये लेक्चर बंद कर, तू कल का देख। तेरे बस की नहीं है बेटा कुछ भी। बूढ़े हो गए, तुम्हें ये बात नहीं पता। एक बात कल भी बताई थी, क्या मैं बार बार यही बात बताता रहूं तुमको? है तुम्हारी ऐसी की तैसी कबाड़ कहीं के। धरती पे बोझ एकदम, आगे ना बढ़े, सिलेबस वही वही बताते रहे तुमको बार बार। शर्म नहीं आती तुमको ये चीज पूछते हुए? मल्टीपल फैक्टर में डिफरेंस बताओ। सर मैं 25 साल का हो गया हूं, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, डिफरेंस बताओ भाई। यहां से किसी नंबर n को डिवाइजर डी से भाग करके रिमाइंडर कितना आता है? 8। सवाल यह कहता है कि उस नंबर के 7 गुने को डिवाइजर डी से भाग करके रिमाइंडर 6 आता है, तो आप बताओ डी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? भाई मैं ये कहता हूं मेरे दोस्त कि आपने अगर संख्या को 7 गुना किया है तो रिमाइंडर भी 7 गुना हो जाएगा, 56। संख्या को 7 गुना किया तो रिमाइंडर भी 7 गुना आना चाहिए, 56। पर सवाल के अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर 6 आया है। ये 6 कैसे आया? क्योंकि इस 56 को आपने वापस डी से डिवाइड किया होगा। क्या 56 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 50 प्लस 6 56? और जब हमने इसको डिवाइजर से भाग किया तो रिमाइंडर केवल ये वाला 6 बच गया। 6 पे फोकस करना है, यानी कि ये 50 जो है ये 50 इस डिवाइजर डी से पूरा पूरा कट गया। 50 जो है इस डिवाइजर डी से पूरा पूरा कट गया, तो डिवाइजर जो है वो 50 का एक गुणनखंड है। डिवाइजर एक ऐसी संख्या रही होगी मेरे दोस्त जो 50 को पूरी तरीके से काटती होगी। तो आप बताओ, डिवाइजर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। डिवाइजर ऐसी कोई भी संख्या जो 50 को पूरी तरीके से काटे, यानी कि 50 का कोई भी फैक्टर डिवाइजर होगा, तो डिवाइजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 50। भी 50 का सबसे बड़ा फैक्टर जो 50 को काट दे वो 50 ही है। अगर डिवाइजर की मैक्सिमम वैल्यू 50 लोगे तो 50 से 50 कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। लेकिन दिक्कत होती है बच्चों की मिनिमम वैल्यू निकालने में। क्या है?
पहली बात तो कि डिवाइजर जो है वो 50 का एक गुणनखंड होना चाहिए, तभी ये 50 कट पाएगा। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर संख्या n को डिवाइजर से भाग करके 8 रिमाइंडर आ रहा है, या 8 रिमाइंडर आ रहा है, संख्या n को डिवाइजर से भाग करके 6 रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। भैया 6 और 8 में 8 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर संख्या n को डिवाइजर से भाग करके 8 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब डिवाइजर जो है वो 8 से बड़ा रहा होगा, डिवाइजर की वैल्यू 8 से बड़ी रही होगी। क्या लॉजिक समझ आता है? अरे कचरा बुद्धि, अगर किसी संख्या n को हम डिवाइजर से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 8 आता है। इसका मतलब कि डिवाइजर जो रहा होगा वो इस रिमाइंडर से तो बड़ा ही रहा होगा ना, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, यानी कि डिवाइजर 8 से तो बड़ा ही होगा। तो आप बोलोगे जी सर। अब एक बात बताओ, डिवाइजर एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 8 से बड़ी भी हो, 8 से बड़ा भी हो, और डिवाइजर ऐसी भी संख्या होनी चाहिए जो इस 50 को काटे, डिवाइजर ऐसी भी संख्या होनी चाहिए जो इस 50 को काटे। तो आप कहोगे सर कि ऐसी संख्या जो 50 को भी डिवाइड करे और 8 से बड़ी भी हो, ऐसी मिनिमम संख्या तो भगवान ने एक ही बनाई है, 10। 10 एक ऐसी संख्या है दोस्त जो 8 से बड़ी भी है और 50 को काटती भी है। मिनिमम ऐसा नंबर जो है दुनिया का 10 है। तो डिवाइजर की मिनिमम वैल्यू 10 है और मैक्सिमम वैल्यू 50 है। डिवाइजर का एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। सवाल में अगर यह पूछ ले कि डिवाइजर के कितने मान हो सकते हैं, तो डिवाइजर हमेशा 8 से बड़ा होना चाहिए और डिवाइजर हमेशा 50 का फैक्टर होना चाहिए। तो कौन कौन से 50 के फैक्टर हैं भैया? 8 से बड़े 10, 10 के बाद 25 और 25 के बाद 50, यानी कि डिवाइजर डी की 3 वैल्यू पॉसिबल हैं। 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, 10, 25 और 50। तीनों सवाल पेपर में बन सकता है। सर गरम कर दिया तुमने मेरा, काम नहीं चलेगा ऐसे।